हमने पीआईए, स्टील मिल, रेलवे को अपने हाथ से तबाह कर दिया। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पीआईए तबाह हुई कराची दुश्मनी में। बेनजीर साहिबा ने अपनी हुकूमत के लिए कराची को बेचा है। पहले ये फैसला करो कि हमारे हुक्मरान पीआईए चलाना चाहते हैं या एमिरेट्स। पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने, पीआईए ने वो तमाम काम किए जो एमिरेट्स को चलाने के लिए और पीआईए को बंद करने के लिए किए गए। मैं आज अपने फॉरेन क्लाइंट्स को कह रहा हूं तो पीआईए खरीद लो। इतनी बड़ी ट्रैफिक है कि आप सोच नहीं सकते ना। कोई एयरलाइन लॉस में नहीं जा सकती हमारे डेवलपिंग कंट्री में। लॉस में इसलिए जा रहे हैं कि इनके पास सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बदमाशी लगाई हुई है। द ओनली इशू ऑफ द लॉन्ग हॉल फ्लाइट ऑफ पीआईए इज टॉयलेट। स्टील मिल क्या बनाती है? बिल्डिंग का गर्डर। आज गर्डर की बिल किसकी है? इत्तेफाक। समझ आ गई बात? फैसला ये कर लो वो चलाना है या ये चलाना है। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तान का बिजनेसमैन, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में स्टील बने। रेलवे की कहानी इससे भी दर्दनाक है। एक प्रेजेंटेशन हुई अयूब खान के सामने, रेलवे चलानी है या ट्रक चलाना है। तो प्लानिंग कमीशन के लोग थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप रेलवे चलाएं। अयूब खान ने कहा नहीं, ये ट्रक से होगी। कि दो वजूहात थी, एक तो उनकी कौम ट्रक चलाती थी, दूसरी उनके जो बेटे थे उनका ट्रक की फैक्ट्री थी जो पाकिस्तान की वाहिद ट्रक फैक्ट्री थी, बेडफोर्ड। जब आपको मुसीबत पड़ी तो फिर आपने एक नई चीज इजाद की, इसका नाम था एनएलसी। तो सर हम इन तीनों इदारों की फातिहा पढ़ लें? तीनों को नहीं पढ़ सकते। रेलवे तो चलानी है ना आपने, अदरवाइज पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएगा। क्या ये बात सच है कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, चैरिटी सबसे ज्यादा देते हैं? मेरे एक जानने वाले बहुत रिच आदमी हैं, तो वो सलानी को देते हैं पैसे। मैंने कहा यार को पैसे तुम किसी और को भी दे दिया करो। कहते नहीं नहीं सर नहीं, वो हमारे पास हुक्म ये है कि रोटी खिलाओ। हमारी चैरिटी भी मिसगाइडेड है। रोटी खिला देंगे, हम उसके लिए रोजगार पैदा नहीं करेंगे, तालीम के लिए नहीं देंगे। मुझे लोग आके एतराज करते हैं कि जी हम आपको ज़कात देंगे, दवा देना, अस्पताल नहीं बनाना। फलाही इदारों के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में बहुत करप्शन है। इसमें एक काम शुरू हो गया है अब कमीशन का। आप जो इस तरह करें 100 रुपए मुझे डोनेशन ला के दे दें, 50 रुपए आपका कमीशन। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट है? इस वक्त पाकिस्तान की बी टीम पाकिस्तान को चला रही है, ए टीम पाकिस्तान से चली गई है। सर हमारे कुछ सरकारी इदारों की बात कर लेते हैं। हमारे 3 बड़े सरकारी इदारे पीआईए, रेलवे, स्टील मिल अब तक तकरीबन 2000 अरब रुपए का नुकसान कर चुके हैं और इतनी रकम जो है वो तकरीबन सिंध का सालाना बजट है। तो सर ये तबाही क्यों आई और कौन लेकर आया? देखो इस पे ना मैं बिफोर आई से समथिंग, मैं इस पे ना जॉन एलिया का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। जॉन एलिया का एक शेर है कि मैं बहुत अजीब हूँ, मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। हम वो मुल्क हैं जिसने तबाही फेर दी अपनी मईशत की, मगर हमें किसी को मलाल नहीं। हमने पीआईए, स्टील मिल, रेलवे, हमने हर चीज़ को अपने हाथ से तबाह कर दिया। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ठीक है, मैं आपको तीनों इदारों की शॉर्ट में बता देता हूं और मैं आपको आज एक ये बात रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि इसमें कोई गलती एम्प्लॉइज की नहीं है। अच्छा। कोई गलती मैनेजमेंट की नहीं है, तमाम गलती पॉलिसी की है। पॉलिसीज कौन बनाता है? मैं आता हूं, पॉलिसी बनाते हैं हमारे पॉलिटिशियन। सर स्टील मिल का कोई भी सरबरा पॉलिटिशियन नहीं रहा? नहीं, वो तो बेचारा क्लर्क होता है यार, समझो। अब मैं आपको समझाता हूं, अब मैं समझाता हूं तो कहानी क्या है। पहले आ जाओ पीआईए पर। पीआईए चू तबाह हुई। पहले ये फैसला करो कि हमारे हुक्मरान पीआईए चलाना चाहते हैं या एमिरेट्स। हुक्मरानों में नवाज शरीफ, इमरान खान नहीं है और बेनज़ीर हैं। अच्छा। सो इमरान खान, नवाज शरीफ और बेनज़ीर हैं, मुशर्रफ साहब। क्या इन्होंने कभी पीआईए चलाने की कोशिश की? अच्छा, अब मैं बताता हूं पीआईए क्यों तबाह हुई। पीआईए तबाह हुई इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा ताल्लुक कराची से है, मगर मेरा तो सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाहौर में है। पीआईए तबाह हुई कराची दुश्मनी में।
अच्छा। कराची जो है ना, कराची, ये दुनिया का वन ऑफ द फ्यू बेस्ट लैंडिंग स्पेस है दुनिया में। अच्छा। दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इससे बेहतर लैंडिंग स्पेस दुनिया में कहीं नहीं है। 365 डेज में जहाज उतरता है। कोई टाइम साल का ऐसा नहीं होता कि जहाज उतर नहीं सके। और स्मूथ आगे 100 मील की स्पेस है जिसमें जहाज अगर खुदा ना खास्ता नहीं उठते तो उसको दोबारा उठने के लिए इससे बेहतर स्पेस दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक है, दुबई में भी 4-5-6 दिन कभी तूफान आता है, कभी कुछ आता है, स्टॉर्म आ जाए, 10 स्टॉर्म। कराची में कभी एयरपोर्ट पे कोई किसी किस्म की कोई चीज नहीं है। और दुनिया की जो पहली फ्लाइट लंदन से ऑस्ट्रेलिया गई थी उसका स्टॉप कराची था। अच्छा, दुनिया की पहली फ्लाइट, दुनिया की। उस वक्त एयरपोर्ट था कराची? एयरपोर्ट था, उसको हम काला डब्बा कहते थे। कराची इज द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा जी, ठीक है। सर, समझ आई बात? हुआ है फिर जी, ये हुआ क्या है आखिर? फिर हुआ ये कि कराची पसंद नहीं आया आपको कराची अच्छा नहीं लगा। सर पीआईए तो पूरे मुल्क। अबे भाई मेरी बात सुन लो, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कराची में मैं तो इतना, तुम तो बच्चे हो, मैंने अपने जमाने में कराची में KLM, लुफ्थांसा, BOAC, पैन एम, एरोफ्लोट, हर एयरलाइन, पाकिस्तान दुनिया की हर एयरलाइन कराची रुकती थी। कोई एयरलाइन मुझे बता दें जो कराची में नहीं रुकती थी। एवरी एयरलाइन। ठीक है, फिर हमारे सियासतदान आए 1980s और 90s में। लोग तो इसमें फाइनेंशियल भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कराची बंद, दुबई शुरू। और उसका पहला तीर ओपन एयर पॉलिसी। अच्छा, अब मैं समझाता हूं ओपन एयर पॉलिसी का मतलब क्या है। दुनिया में कि कोई भी कंट्री फॉरेन एयरलाइन को अपने कंट्री में एक एक्सेस देता है बस। आपने एमिरेट्स को 4 स्टेशन दे दिए। होता यह है, एयरलाइन चलती इस तरह है कि दुनिया की सारी एयरलाइन जाके इस्तांबुल रुकती हैं और इस्तांबुल से लोकल फ्लाइट उसको लेके जाती है मुख्तलिफ तुर्की के शहरों में। सारी कनाडा की फ्लाइट टोरंटो जाती हैं, फिर टोरंटो से वो जहाज लोकल जहाज़ों में जाते हैं। इसको जो सेंटर जहां पर उतरती है इसको हब बोलते हैं। कराची पीआईए का हब था। आपको पीआईए का हब पसंद नहीं आया, आपने कहा हम पीआईए का हब बंद करेंगे। तो आपने मिडिल ईस्ट की ट्रैफिक आपकी बहुत ज़्यादा थी, आपने सारा हब दे दिया। सारी कतर, एमिरेट्स, सऊदिया, ये अगड़म बगड़म को आपने कहा आप उतारते जाएं, जहां उतारते जाएं, जहां उतारते जाएं उतारते। तो आपने हब खत्म कर दिया। ठीक है, तो पीआईए का कोई कसूर एम्प्लाई का, ये बाद में, ये तो बात की कहानी है ना। जब एक आदमी के आपने हाथ पैर बांध दिए, हाथ पैर काट दिए, एक हाथ पैर काट दिए, तो फिर क्या होगा फिर आपका? अच्छा, अब आपने पीआईए के पहले तो आपने हाथ पैर काटे, उसके बाद आपने पीआईए को आपने एक इदारा बनाया जिसका नाम था सिविल एविएशन अथॉरिटी। उसके और पीआईए के ताल्लुकात तो नहीं कहना चाहिए, उसने पाकिस्तानी एयरलाइंस को कि इतनी महंगा कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप माशी मामलात में सबसे बड़ी साजिश कहेंगे किसी को, या सबसे बड़ा गलती कहेंगे, वो है डील फॉर गिविंग पैसेज टू एमिरेट्स एंड क्लचिंग द आर्म्स ऑफ पीआईए। आपने ये पॉलिसी, मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि जब आप एमिरेट्स को जगह देते जाएंगे तो उसका आगे वो अपना हब बनाएगा। अच्छा, अगर आप जोग्राफिकली देखें ना, जो आप शायद मैंने आप समझा नहीं पाया, यूरोप से जब जहाज चलता है तो उसके 6 घंटे पर आगे दुबई है, ठीक है, और 6 घंटे पे कराची है, और फिर वहां से 6 घंटे पे आगे चाइना या सिंगापुर है या ऑस्ट्रेलिया है। तो ये यहां पर एक हब होता है। तो वो हब हमेशा से प्री पार्टीशन डेज में कराची था।
दिल्ली नहीं है, लाहौर भी नहीं है। अच्छा, हमारी दो ख्वाहिशें थी, एक तो कराची को ख़राब करना और लाहौर इस्लामाबाद को हब बनाना। वो आप बना नहीं सके क्योंकि लाहौर इस्लामाबाद हब बन नहीं सकता, वो जोग्राफिकली उस लोकेशन पे नहीं है। ठीक है, वो जोग्राफिकली उस लोकेशन पे नहीं है। तो क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रूलर्स की दिल में कराची की मोहब्बत नहीं थी, तो उन्होंने कभी कराची की मोहब्बत में पीआईए को नहीं चलने दिया। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो होता है होने दो। होता गया होता गया होता गया होता गया, आज पीआईए का ये हाल है। ठीक है, और आज भी मैं ये कहता हूं कि मैं अब इस बात पे कन्विंस हूं कि पीआईए को बेचना चाहिए, बल्कि मैं तो इस बात पे कहता हूं कि पीआईए को बंद कर देना चाहिए। मगर मैं आज भी ये कहता हूं कि अल्टीमेटली पाकिस्तानी ओन्ड एयरलाइन यहाँ पे आएगी, जो कि पाकिस्तानियों को लेके जाएगी। ये अरबी और ये इंग्लिश एयरलाइन यहाँ नहीं चल सकती। इसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। देखें, हमारा तकरीबन 15 से 20 लाख आदमी, 15 से 20 लाख आदमी नॉर्थ अमेरिका से पाकिस्तान ट्रेवल करता है हर साल। ये इतना बड़ा ट्रैफिक है कि लॉस हो ही नहीं सकता। मतलब सिर्फ कराची शिकागो, कराची न्यूयॉर्क, कराची ह्यूस्टन, कराची टोरंटो, अगर आप ये सिर्फ 4 फ्लाइटें चला देना, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सर इस वक्त कितनी चल रही है, कुछ आइडिया? अब कराची टोरंटो चल रही है बस। अच्छा, बाकी तो बंद है। सर जब पैसे ही नहीं होंगे, लॉस अबे भाई, तो लॉस की बात नहीं है ना। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हमने 8 बोइंग खरीदे, कराची लॉन्ग हॉल वाले, कराची न्यूयॉर्क, कराची ह्यूस्टन, कराची टोरंटो के लिए। 8 महीने बाद शौकत साहब ने कहा कि ये चलिए पाकिस्तानी ट्रेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है नंबर। आपको पता है शिकायत क्या आई? कि जो हमारी एयर होस्टेस होती है वो 5-10 घंटे बाद टॉयलेट को लॉक कर देती है, गंदा होने की वजह से बंद करके चली जाती है। आपने, अगर आपने लॉन्ग हॉल पे कभी ट्रेवल किया हो, वो अच्छा करते क्या हैं? अच्छा, अब आप सुन लें अगली कहानी। करते क्या हैं? जहाज में बैठे 300 आदमी, अब 150 आदमी इतने बड़े बेसन के अंदर पैर उठा के वजू कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब जो एयर होस्टेस है एमिरेट्स की, चाहे वो फ्रेंच होगी, इंग्लिश होगी, वो हर 10 मिनट के बाद जाके टॉयलेट साफ करेगी। हमारी एयर होस्टेस 10 मिनट बाद जब उसको देखा कि टॉयलेट गंदा हो गया, उसने लॉक किया और गायब हो गई। तो जो लोग मेरे जानने वाले जो अमेरिका से ट्रैवल करते हैं, जो टोरंटो से ट्रैवल करते हैं, जो वो कहते हैं यार खुदा का वास्ता है, हम इसमें ट्रैवल इसलिए नहीं करते कि हमें 16 घंटे में टॉयलेट की इतनी तकलीफ हो जाती है, इतनी बू हो जाती है कि हमें इस पर नहीं आना। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो मसाइल है ना, उसके बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं। तो मैंने एक दिन शौकत साहब को कहा, मैंने कहा सर इस तरह करते हैं, थोड़े सारे वजू खाना बनाते हैं। तो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारा मसला मैनेजमेंट का है पीआईए का। तो देखिए, आज भी अगर आप जाएं ना, कराची टोरंटो फुल आती है, क्योंकि वो नहीं चाहते लाहौर दुबई जाएं और दुबई से यहाँ आएँ। कराची टोरंटो फुल चल रही होती है, फुल आ रही होती है। यही आप ह्यूस्टन करें, यही आप करें, लंदन करें, नहीं करें। आपने, मैं बताता हूँ, मैं सारी जिंदगी लंदन जाता रहा पीआईए से। ठीक है, यहाँ से चलती थी सुबह 10 बजे 11 बजे, और लंदन टाइम पहुँचाती थी लंदन के 4 बजे, तो दिन में पहुँच गए। आपने बंद टाइम को ऐसा चेंज किया कि आपको एमिरेट्स फेवरेबल हो गई। मैं आपको ये तकरीबन यकीन से कह सकता हूँ, यकीन से, कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने, पीआईए ने वो तमाम काम किए जो एमिरेट्स को चलाने के लिए और पीआईए को बंद करने के लिए किए गए। और इस पर अगर आप कहते हैं पूरी किताब लिख दूं मैं इसके ऊपर, मैं आपको पूरी किताब लिख के दे सकता हूँ। सर अगर आप चंद नाम लेने का मैं आपको कहूँ तो आप चंद सियासतदानों को किनको कसूरवार ठहराएंगे? मैंने कहा ना, मैंने तो कहा, बिल्कुल साहब कहा, मियाँ नवाज शरीफ की पॉलिसी, बेनजीर की पॉलिसी। ये तो देखे ना, आप पीआईए को उठा के देख लेना कब से खराब हुई है। सर बेनजीर ऐसा क्यों चाहेंगी? वो तो यहीं सिंध से हैं, वो क्यों कराची को? यार देखिए, बात ये नहीं है, देखिए उन लोगों को समझ ही नहीं आई ना। वो लोग, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड,
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मसला, मैं उसमें आता हूँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मसला उनका ये होता है कि ये लोग ना सियासत के ऊपर मईशत के ऊपर ओवरराइड कर देते हैं। इनको ये समझ नहीं आया कि एयरलाइन क्या चीज़ होती है। अच्छा, तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे एक और बात बताएं। PIA में हम बड़ा एडमायर करते हैं एक आदमी को, एयर मार्शल नूर खान का जिक्र होता रहता है कि उनके दौर में बड़ी तरक्की हुई और ये हुआ और वो। Why an Air Marshal was the MD of PIA? तो आज लगता है आपको तकलीफ होती है फिर कि मुझे बताएं ना। मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा आदमी था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपने PIA में मैनेजमेंट कैडर कब क्रिएट किया? कभी इधर से उठा के बंदा डाल दिया, कभी उधर से डाल दिया, कभी इधर से डाल दिया, कभी उधर से डाल दिया, यही हुआ है ना। ये एयरलाइन थी किसकी? असफानी की। पहले इसका नाम ओरिएंट एयरवेज था। और ये क्यों बनी थी? ये बनी थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में लिंक करने के लिए, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में जहाज। तो मेरा कहना है कि PIA जो है, अच्छा अब जो PIA है, आज जो PIA है, इसको इस शक्ल में कोई नहीं लेगा, मैं क्लियर हूं। अच्छा, इस एम्प्लॉय की लायबिलिटी के साथ ये नहीं ली जाएगी। एम्प्लॉय की लायबिलिटी को आपको शायद अलग करना पड़े, एम्प्लॉय की लायबिलिटी अलग करनी पड़े। सिमिलरली जो न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी और पेरिस की प्रॉपर्टी है, ये भी आपको अलग करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आगे चलें। अब आ जाते हैं स्टील मिल पे। आपको एक बात पता है कि जो स्टील मिल है, ये जो इलाका है पूरा, इसका क्या नाम था पहले? सर नाम तो नहीं पता, ये पता है कि अब वो सोसाइटी बनी हुई है। इसका नाम था जुल्फिकार आबाद। अच्छा, इसका नाम था जुल्फिकार आबाद। ये भुट्टो साहब ने एक इंडस्ट्रियल सिटी बनाया था। आपने अभी मेरे सामने बयान दिया ना कि बेनज़ीर तो कराची को चाहती थी। ठीक है। बेनज़ीर साहिबा ने अपनी हुकूमत के लिए कराची को बेचा है। जुल्फिकार आबाद was supposed to be the industrial hub of Pakistan। ये कहानी क्या थी? ये कहानी ये थी कि ये स्टील मिल बनेगी और उसके नीचे पूरा जुल्फिकार आबाद टिल नूरियाबाद, ये इसका डाउन स्ट्रीम बनेगा। ठीक है। ये जुल्फिकार अली भुट्टो की विजन थी, गलत या सही, पब्लिक सेक्टर में थी, वो उसकी विजन थी। इस पूरे इलाके का नाम जुल्फिकार आबाद है। आपने कभी जुल्फिकार आबाद का नाम सुना है? सर सुना तो है। नहीं, मगर कहाँ है वो जुल्फिकार आबाद? नहीं, ये नहीं पता। कोई सुनता है कभी? नहीं। बेनज़ीर साहिबा ने जुल्फिकार आबाद को शेल्फ कर दिया। कभी आप जुल्फिकार आबाद का नाम नहीं सुनेंगे पीस पार्टी के नाम से। बड़ी वो जे बुट्टो करते हैं ना, उनसे पूछे जुल्फिकार आबाद कहाँ है। जुल्फिकार आबाद वाज अ डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ स्टील मिल। अच्छा, जो बनाया इसलिए गया था कि स्टील मिल से स्टील आएगी, उसके बाद नीचे 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 चलता जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो ने उस जुल्फिकार आबाद वाले प्रोजेक्ट को बंद करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। नहीं चला, वो नहीं चलने दिया। ठीक है, ये पूरा पिपरी का यार्ड, ये पूरा सब आपस में इंटीग्रेटेड था। ये जो पिपरी बना हुआ है, ये सारा आपस में, ये पूरा इंटीग्रेटेड सिटी था। ये भी आपने कराची दुश्मनी में किया। ये आपने कराची की दुश्मनी में किया कि ये पूरा एक इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा, तो इसको आपने कहा ये दफा करो इसको। ठीक है, और ये आपने आज जुल्फिकार आबाद भी नहीं है, आज स्टील मिल भी बंद हो गई। अच्छा, अब स्टील मिल जो है वो क्यों बंद हुई? स्टील मिल क्या बनाती है? स्टील का क्या होता है? बड़ा इस्तेमाल क्या है पाकिस्तान में? हैवी मैकेनिकल बिल्डिंग्स बनना और बिल्डिंग का गर्डर। बिल्कुल, गर्डर। वो कौन बनाता है? स्टील मिल बनाती थी। नहीं 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 नहीं, आज गर्डर की मिल किसकी है? इत्तेफाक। समझ आ गई बात? उसका रॉ मटेरियल है स्क्रैप। अच्छा, अब तुम्हें साइंस समझाता हूं मैं तुम्हें। स्टील मिल रॉ ओर होता है ना, ORE, ओर, जिससे ओर और कोयले से मिलकर स्टील बनाती है। ठीक है, ये रॉ स्टील है, ये समझ लें वैल्यू एडिशन है। जो इत्तेफाक है और जो रीरोलिंग मिले हैं, ये स्टील नहीं बनाती, ये इंपोर्ट करती हैं स्क्रैप या गिडानी का चिप। अच्छा, और इसको मेल्ट करके स्टील बना देती हैं। ठीक है। अब
फैसला ये कर लो कि वो चलाना है या ये चलाना है। पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के बिजनेसमैन स्टील की मिल चलाना चाहते थे या ये वाला काम करना चाहते थे। ये आप फैसला आप सोच लें और मुझे बता दें। जो आपका आंसर होगा वो स्टील मिल की तबाही का रीजन है। आप समझे दोबारा? मैं समझ गया। पैसे बेशुमार बन रहे हैं। आपको याद है एक जमाने में एक बड़ा खतरनाक केस चला था, नवाज शरीफ और बेनजीर का झगड़ा पड़ा हुआ था कि एक जहाज स्टील का स्क्रैप का इंपोर्ट हुआ था, वो बेनजीर ने रोक लिया था, वो चला गया था, अगर आपको याद हो तो। समझ गया। तो ये एक सारी खेल है। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तान का बिजनेसमैन, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का ट्रेडर ऑफ स्टील, पाकिस्तान का पॉलिसी मेकर ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में स्टील बने। सर आप सियासतदानों को वो ये चाहता है कि पाकिस्तान में स्क्रैप इंपोर्ट हो या गिरानी की मिल हो, स्टील नहीं बनानी हमें, बस खत्म। सर आप सियासतदानों को बुरा कह रहे हैं। नवाज शरीफ का आपने नाम लिया स्टील मिल के मामले में। तो सर स्टील मिल की निचकारी का फैसला तो मुशर्रफ ने औने पौने दामों, आपको पता ही है मेरा ख्याल, औने पौने दामों वो तो देखिए ना, जब चला ही नहीं ना सर, उस वक्त प्रॉफिट में थी वो। यार वो प्रॉफिट भी किस तरह प्रॉफिट था। मेरा मकसद है पहले, वो एक अलग सब्जेक्ट है कि प्राइवेट सेक्टर में होने चाहिए। मैं ये सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो इदारे फेल हुए हैं ये किसी आदमी के फेल होने से नहीं हुए, ये स्टेट की पॉलिसी से फेल हुए हैं। क्या पाकिस्तानी कौम स्टील मिल बनाना चाहती है? सवाल ये है। क्या हमारा प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, क्या हम स्टील मिल बनाना चाहते हैं? सवाल ये है। या हम स्क्रैप से सरिया बनाएंगे? सवाल ये बता दो मुझे। ये तो सवाल तो ये है ना। सवाल हमने फैसला किया कि नहीं बनाना, खत्म, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और ये फैसला हमने 47 से किया और भुट्टो साहब ने 73 में आके चेंज किया और स्टील मिल लगाई रशिया के सपोर्ट से। ठीक है, गलत लगाई सही लगाई वो एक अलग सब्जेक्ट है। मगर क्या पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर ने प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में ये फैसला किया कि हमें स्टील मिल बनानी है? ठीक है, अच्छा अब क्या प्रॉब्लम आ गया? अब क्योंकि स्क्रैप महंगा हो गया और शिप भी महंगा हो गया, तो अब आपका इंपोर्ट जो हर साल आप पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाता है वो इसलिए जाता है कि अब आप वैल्यू एडिशन में चलेगी नहीं, कि आप इंपोर्ट ही वो चीज़ कर रहे हो जो बनी बनाई है, तो फिर कैसे चलेगा? सही। और रेलवे के साथ क्या हुआ सर? अच्छा, रेलवे की कहानी इससे भी दर्दनाक है। और रेलवे की कहानी ये है कि मुझे एक बड़े सीनियर आदमी जो कि प्लानिंग कमीशन के आदमी थे, उन्होंने मुझे बताया, जो बाद में मैंने किसी और जगह से भी चेक किया, कि जब ये शुरू के 5 ईयर प्लान बनने शुरू हुए पाकिस्तान में, एक प्रेजेंटेशन हुई अयूब खान के सामने कि पाकिस्तान ये इस तरह नॉर्थ टू साउथ चलता है, तो इसमें हमें रेलवे चलानी है या ट्रक चलाना है। और जो प्लानिंग कमीशन के लोग थे उन्होंने रिकमेंड किया कि आप रेलवे चलाना। ठीक है, और इसकी जो लाइन है इसको डबल लाइन करें और कार्गो ट्रांसपोर्ट रेलवे से हो। ठीक है। अयूब खान ने कहा नहीं, ये ट्रक से होगी। उसकी 2 वजूहात थी। एक तो उनकी कौम ट्रक चलाती थी, दूसरी वजह ये थी कि उनके जो बेटे थे उनका ट्रक की फैक्ट्री थी, जो पाकिस्तान की वाहिद ट्रक फैक्ट्री थी, बेडफोर्ड। तो ये कहानी है पाकिस्तान रेलवे की। ठीक है, अब इस कहानी को मैं नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल, मेरी बात को आप मन्ना सदकना मान लें, मगर इसको आप चेक कर लीजिएगा कभी। अच्छा, अब चलें। अब आपने फैसला किया 47 से लेकर आज तक कि आपने रेलवे को आपने रोड ट्रांसपोर्ट को चलाना है। और फिर आपने, जब आपको मुसीबत पड़ी तो फिर आपने एक नई चीज़ ईजाद की, इसका नाम था NLC। ठीक है, अच्छा तो अब आप मुझे ये समझा दें कि जिस कंट्री का तकरीबन 1500 मील का पूरा इस तरह एरिया है, वो क्या चल सकती है रोड ट्रांसपोर्ट पर? दुनिया में पॉसिबिलिटी नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट। दुनिया में कहीं पे भी रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे का कोई मुकाबला नहीं है। तो हमने 1947, अच्छा एक बात और आपको बता दूँ, या आप भी लोग भी कहते हैं और मैं भी और जनरल भी कहते हैं, कभी भी याद रखो किसी डेवलपिंग कंट्री में रेलवे प्राइवेटाइज नहीं हो सकती। अच्छा, होनी भी नहीं चाहिए।
रेलवे प्राइवेटाइज हो सकती, रेलवे इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। ये कभी भी जरूरी नहीं कि प्रॉफिट बनाए, मगर ये इकोनॉमी को इस तरह सपोर्ट करती है कि वो बेनिफिट बराबर हो जाता है। तो आप ये कभी अज्यूम नहीं करें कि रेलवे प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। अगर आप रेलवे को समझना चाहते हैं तो आप इंडियन रेलवे वर्सेस पाकिस्तान रेलवे को देख लें, और उसका आप रेलवे का आप इंपॉर्टेंस को ये अंदाजा कर लें कि इंडिया में जब बजट प्रेजेंट होता है तो 2 बजट प्रेजेंट होते हैं असेंबली में। पहले दिन प्रेजेंट होता है रेलवे बजट, अच्छा, फिर होता है नेशनल बजट। देयर आर 2 बजट्स इन इंडिया, वन रेलवे बजट, अदर इज नेशनल बजट। इस हद तक उन्होंने इंपॉर्टेंस दी हुई है रेलवे को, ठीक है। और उनकी रेलवे चलती है दुनिया में कार्गो के ऊपर, सारा रेलवे का काम ही कार्गो का होता है। और रेलवे के कार्गो, पाकिस्तान में कार्गो का जो पोर्शन है रेलवे का, वो कंपैरेटिवली इन द लास्ट 20 ईयर कम हो गया है परसेंटेज वाइज। ये बिजनेस कहीं तो जा रहा होगा। ट्रक चल रहा है ना, वही तो समझा रहा हूं मैं आपको। अभी आप अगर आप सुनते होंगे तो सीपैक में एक आता है ML1। हाँ, शेख रशीद साहब अक्सर जिक्र करते हैं। वो ML1 कभी नहीं बनेगा, वो ML1 इतना एक्सपेंसिव है कि वो कभी नहीं बनेगा। जो ML1 की कॉस्ट भी ज्यादा है कि हम नहीं कर सकते, हमें इसके लिए फॉरेन सपोर्ट चाहिए। तो सर चाइना सीपैक में है ना? वो नहीं तो सिर्फ वो एग्री करेंगे तो आएगा ना। अच्छा, तो पहली बात वो एग्री करेंगे तो आएगा ना। तो मतलब अगर आप मुझे पूछें कि पाकिस्तान की तरक्की में क्या रुकावट है, तो वो है ट्रांसपोर्ट। आप अगर आप ये कहते हैं कि मैं सारी ट्रांसपोर्ट कंटेनर पे करूंगा बाय रोड, तो वो कॉस्ट कंपेटिटिव कभी नहीं होगी। तो सर हम इन तीनों इदारों की फातिहा पढ़ लें या अब भी कोई उम्मीद है? फातिहा तो नहीं, पर तीनों को नहीं पढ़ सकते। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना फातिहा तो तीनों को नहीं पढ़ सकते ना, रेलवे तो चलानी है ना आपने। देखिए यही तो सवाल है ना कि फातिहा नहीं पढ़ सकते ना। रेलवे तो वो चीज है जिसमें हमें इमरजेंसी से काम करना पड़ेगा, कि हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम रेलवे के सिस्टम को खराब करें, और हमें प्रोफेशनलिज्म रेलवे में लाना पड़ेगा। ये हम गलत फहमी में लगे हुए हैं कि ये वाली ट्रेन प्राइवेटाइज कर दी, ये वाली ट्रेन प्राइवेटाइज कर दी, उसकी बिल आ गया, इसको दे दिया, इसको चाइना को दे दिया। ये सब बकवास है। रेलवे में आपको 100% गवर्नमेंट होगी हमेशा रेलवे, और वो रेलवे जो है वो प्रोफेशनली मैनेज होगी, और आपको उसके अंदर प्रोफेशनल मैनेजमेंट लानी पड़ेगी। अदरवाइज पाकिस्तान इकोनॉमिकली क्लैप्स कर जाएगा, क्योंकि आप रोड ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बियर नहीं कर सकते, आपकी सड़कों के अंदर वो क्वालिटी नहीं है और वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आपकी कहानी है। अच्छा, अब आ जाए आखिरी बात पे बताता हूँ मैं आपको। आखिरी बात बताता हूँ स्टील मिल के बारे में। आपके ख्याल में स्टील मिल क्यों नहीं बिक रही? कोई लेने को तैयार नहीं है, इतने बड़े नुकसान का सौदा नहीं। स्टील मिल के साथ जो जमीन है वो इतनी कीमती है कि गवर्नमेंट उसको छोड़ना नहीं चाहती और लेने वाला उसके पैसे देना नहीं चाहता। सही। देखिए, अगर स्टील मिल को मैं हटा दूं, वहां से हटा दूं, तो उससे पैसे मिल जाए, बहुत सारे मिल जाएंगे। अच्छा, तीसरी बात जो है, अगर वहां से हटाता हूं तो वो जमीन स्टील मिल की नहीं है। अच्छा, वो स्टील मिल गवर्नर सिंध की है। तो जो बायर होगा उसे स्टील मिल चलानी पड़ेगी। यू नो दैट, अंडरस्टैंड? समझ रहा हूं। तो वो एक टेक्निकल लकूना टाइप वहां फंसा हुआ है। तो आपको स्टील मिल के बारे में, अच्छा, मेरा ये सजेशन है और आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवे और PIA, इनके बारे में जो फैक्ट जैसे मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ऐसे फैक्ट टीवी में 5 घंटे के प्रोग्राम में पब्लिक के सामने लाए जाए कि भाई ये कहानी है। ये लोगों के जहन में ना, यार इसने चोरी कर ली, मैंने चोरी कर ली, ये हो गया, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हैं, ये सब बकवास बंद करें। आप पूरे फैक्ट सामने लाएं कि भाई ये स्टील मिल है, ये जुल्फ़िकाराबाद का प्रोजेक्ट था, ये ओपन एयर पॉलिसी है, ये PIA के क्या का पैकेज है। मैं आज अपने फॉरेन क्लाइंट्स को कह रहा हूँ तो PIA खरीद लो। कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ पता है आपको? इतनी बड़ी ट्रैफिक है कि आप सोच नहीं सकते ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी ट्रैफिक है, देखो मेरी बात सुनो, कराची लाहौर में जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इतने ज्यादा हैं कि कोई बंदा लॉस पे जा ही नहीं सकता। आजकल के जमाने में जहाज बहुत सस्ता है, ये सब लीज से मिलता है, और स्टाफ भी बहुत महंगा नहीं है,
कोई एयरलाइन लॉस में नहीं जा सकती हमारे डेवलपिंग कंट्री में। ये लॉस में इसलिए जा रही हैं कि इनके पास सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बदमाशी लगाई हुई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक्सेसिव किस्म की चार्जेस किए हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और पूरे इश्यूज को उन्होंने सेटल नहीं किया है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बात कर रहे हैं, वो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी नेशनल एयरलाइंस को किस तरह सिविल एविएशन के थ्रू सपोर्ट दें। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो आप मुझे बताओ कि कराची लाहौर या कराची इस्लामाबाद ट्रैफिक कितनी है? बेतहाशा। अभी नहीं, ये ट्रैफिक अभी आने वाली ट्रैफिक की 30% भी नहीं है। जो ट्रैफिक अभी अनएक्सप्लोर्ड है ना वो 70% है। मतलब अभी 70% और आएगी। ठीक है, तो जो बंदा इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठा है या इस वक्त आज तुम ले लो, आज दिसंबर है, इस वक्त कम से कम कराची में 1.5-2 लाख आदमी है जो अमेरिका से आके बैठा हुआ है शादियों में। ठीक है ना, दिसंबर तो शादी, वो शादियों में आके बैठा हुआ है। ठीक है, दिसंबर में। ठीक है, वो शादियों में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अच्छा, उसको यहाँ से लाहौर भी जाना है, पिंडी भी जाना है। तो एक कंट्री जिसकी आबादी 25 करोड़ है, उसमें एयरलाइन कैसे फेल हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर ना। वो क्या चीज है? वो चीज है चार्जेस ऑफ सिविल एविएशन। देखिए, एमिरेट्स तो एक रिच एयरलाइन है ना, वो तो हमारे यहाँ आधे घंटे खड़े होने के 5,000 रुपये दे सकती है, पीआईए नहीं दे सकती। तो हमारे जो चार्जेस वगैरह हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं इस बात का शदीद मुखालिफ हूँ कि पाकिस्तान की किसी इंडस्ट्री को भी फॉरेनर को बेचा जाए। अच्छा, मैं इस मामले में बिल्कुल टोटल क्लियर हूँ। मैं सारी ज़िंदगी एयर फोर्स का पार्टनर रहा हूँ, मगर मैं कभी इस बात को प्रेफर नहीं करता कि इंडस्ट्री को फॉरेनर को बेचा जाए। मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि इंडस्ट्री को पाकिस्तानी बाई करें। और मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान स्टील मिल और पाकिस्तान पीआईए ये पाकिस्तान के इंडस्ट्री कंसोर्शियम बाय करें। मतलब एक इंडस्ट्री 4-5 बंदे मिले और उसको बाय करें। और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई नहीं होगा। सही। मगर अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, अभी अटलांटा में जहाज खड़े हुए हैं फारिग, उनको आप वेट लीज पे लेकर आए। मैं अभी गया था लाहौर, उसमें गया जो एयर सियाल में। ठीक है, तो एयर होस्टेस जो पायलट थी वो औरत थी, अंग्रेज। मैंने कहा यार ये पाकिस्तान में तो पायलट बहुत ज़्यादा है, ये क्यों अंग्रेज क्यों ज़्यादा है? उसने कहा नहीं सर, वेट लीज आई है, इस पे जहाज नहीं है बल्कि जहाज का ड्राइवर भी है। अच्छा। रेलवे को देखो, स्टील मिल को देखो, पीआईए को देखो, पीआईए की एयर होस्टेस को बोलो कि टॉयलेट साफ कर दे तो जहाज चल जाएगा। ये तो बड़े छोटे छोटे इश्यूज है ना, इसको तो हम सेटल कर नहीं रहे। हम ईरान तुरान की बातें कर रहे हैं। मैं आपको सिंसियरली कह रहा हूं कि द ओनली इशू ऑफ द लॉन्ग हॉल फ्लाइट ऑफ पीआईए इज टॉयलेट। जी ठीक। अच्छा सर, टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये बताएं कि क्या ये बात सच है कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते मगर चैरिटी सबसे ज़्यादा देते हैं? नहीं, ये बात बहुत ज़्यादा सच नहीं है। हमने थोड़ा एग्जेजरेट भी किया हुआ है। हमारे यहाँ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बात, मेरे एक जानने वाले बहुत रिच आदमी हैं, तो वो एक इदारा है जो लोगों को खाना खिलाता है। ठीक है, नाम लेते हैं सर? हाँ, क्या नाम लेते हैं? सैलानी। तो वो सैलानी को देते हैं पैसे। ठीक है। तो मैंने कहा यार को पैसे तुम किसी और को भी दे दिया करो। कहते नहीं सर, नहीं, वो हमारे पास हुक्म ये है कि रोटी खिलाओ। हाँ। तो हमारे यहाँ कुछ नोशंस हैं। अगर आप एक चीज़ पे गौर करें कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में कितने तालीमी इदारे, कितनी यूनिवर्सिटीज़, कितने अस्पताल बने हैं जो कि पाकिस्तानी फिलैंथ्रोपिस्ट ने बनाए, चंद होंगे। तो हम चैरिटी देते हैं रोटी के लिए। हमारी चैरिटी भी मिसगाइडेड है एक्चुअली, इसे कहते हैं ना। मतलब हम उसे कहेंगे रोटी खिला दो इसको,
इसको रोटी खिला दो, वो बैठा होगा फुटपाथ पे, रोटी खिला देंगे, हम उसके लिए रोजगार पैदा नहीं करेंगे, हम उसको तालीम के लिए नहीं देंगे। ये हमारा परसेप्शनल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो बात है, ये मैं इससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान में चैरिटी नहीं, अगर कोई चैरिटी है, मतलब ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चैरिटी होती है पाकिस्तान में, तो वो चैरिटी अच्छा। दूसरी बात है कि ज़कात हम लोग देते हैं, तो ज़कात की चैरिटी जो है वो भी हमारी जो, उसमें भी हमारा जो यूजेज है, वो फिर हमारा यूजेज जो है वो उन चीज़ों में चला जाता है जो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मसाजिद हैं या मदरसे हैं, उनमें चला जाता है। जो सही है गलत वो तो फैसला उलमा करेंगे, मैं नहीं कर सकता। मगर हमारा, मैं अल्टीमेटली ये कहता हूँ कि जो हमारी चैरिटी है उसकी जो अल्टीमेट जो बेनिफिट है सोसाइटी को, वो मुख्तलिफ है फ्रॉम द डिज़ायर्ड सिस्टम। सर, हमारी जो ये फलाही इदारे हैं, आपको लगता है कि इनको जो डोनेशंस मिलते हैं ये इसको शफाफ तरीके से जो है वो तकसीम करते हैं? इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। फलाही इदारों के में दुनिया में बहुत करप्शन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। अच्छा, इनके अंदर कोई रेगुलेटर हो नहीं सकता, ना होना चाहिए। सर क्यों, मैं ये सवाल पूछने वाला था। ये सीधा सीधा थर्ड पार्टी से ऑडिट कराएं और उसकी रिपोर्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे डाल दें, इसमें क्या मसला है? नहीं, कंपनी होती है ना कोई, उसको कौन मॉनिटर करता है? स्टॉक SCCP, इनको कौन करेगा? मैंने एक बना लिया अंजुमन इस्लामिया, ठीक है, उसने एक स्कूल खोल लिया। अब अंजुमन इस्लामिया जाके मैंने रजिस्टर करा ली कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, तो खत्म हुई बात। अब उसमें अंजुमन इस्लामिया की चंदा लेना शुरू कर दिया मैंने, तो तुम क्या करोगे? ऑडिट कहाँ से होगा? और तुम जाके चंदा दे दोगे उसको, वो स्कूल खुल जाएगा, तुम बोर्ड लगाऊंगा, तुम चंदा दे दोगे। अब मैं कहाँ से ऑडिट कराऊँ उसका? समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? सर, रिलीजियस मिनिस्ट्री जो है अपने अंडर ले सकती है? वो नहीं कर सकती ना, वो तो और ख़राब हो जाएगा। दैट्स द होल पॉइंट ना, कि वो तो फिर और ख़राब कर दोगे ना आप। कि अभी तो आप बताओ ना, कराची शहर में इस वक्त लाखों में इदारे होंगे चंदे जमा कर रहे होंगे, लाखों में होंगे, ठीक है ना। अब वो मैंने और तुमने बैठ के एक NGO बना ली ना, और जाके उसको रजिस्टर करा लिया, एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को, उसको सोसाइटी बोलते हैं। ख़त्म हुई बात सोसाइटी। अब वो सोसाइटी जो है वो पैसे इकट्ठे कर रही है। तो अब मैं ये कहता हूं कि वो आप उसको ऑडिट नहीं कराएं, आप ये कोशिश करें कि जो सोसाइटियां बनी हैं उनके काम देखिए वो कर क्या रहे हैं, पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक और चीज़ है जो शायद आप लोगों को इतना आइडिया नहीं है। इसमें एक काम शुरू हो गया है अब कमीशन का। अच्छा, कमीशन का काम ये है कि मैं कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं कहता हूँ यार आप जो इस तरह करें 100 रुपये मुझे डोनेशन ला के दे दें, 50 रुपये आपका कमीशन। अच्छा, ये भी हो रहा है? ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये एक अलग माफिया शुरू हुआ है बिल्कुल टोटल। ये सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं? नहीं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ तो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं, मगर काफ़ी बड़ी तादाद में ये काम करते हैं कि 10% 20% दे दिया कमीशन। अब वो आदमी ने काम शुरू कर दिया, काम ही उसका यही है। वो गया 5 जगह पर, उसने 50 लाख रुपए इकट्ठे किए, 10 लाख उसके हो गए, 40 लाख उसने आगे दे दिए। अच्छा, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी एक वर्कर मिल गया वो का। देखिए ना, मैंने आपको मुझे तो कोई नुकसान नहीं है ना। अब उस ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है, यार ठीक है, आप मेरी टड्डो मोहम्मद खान में कमीशन एजेंट बन जाए, मेरे लिए आप टड्डो मोहम्मद खान में डोनेशन इकट्ठी करें। फॉर एग्जाम्पल एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, वो जाके 50 लाख इकट्ठे करके ले आया, उसने 40 लाख उसको दे दिए, 10 लाख खुद रखे। तो ये जो कमीशन वाला काम है ना, इसने एक नया अजाब डाल दिया है। अब अक्सर लोगों को, जैसे आपको पहले से पता लगा ये कमीशन वाला काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक और काम होता है, फिर इसमें ब्लैक का वाइट होता है। सर, FATF वाला जो मामला हुआ था उसमें तो यही तो किस्सा है, यही तो किस्सा है, उसमें ब्लैक का वाइट होता है। अब आपने कहा जी मैंने तो सैलानी को दे दिए, मैंने इसको दे दिए, मैंने उसको दे दिए, मैंने उसको दे दिए। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा मसला है। मतलब जो फलाही इदारे हैं ना, अब इनको रेगुलेट करना तकरीबन नामुमकिन है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक इंग्लैंड में एक इसका जो इसको कंट्रोल करता है, उसका नाम है चैरिटी कमीशन, जो पूरा इस सारे सिस्टम को मैनेज करता है। वो भी अपने आप को परेशान है कि भाई हम क्या करें। तो पाकिस्तान में तो बहुत मसला है, क्योंकि इसमें सारे मौलवी फंसे हुए हैं। ये जितने भी मदरसे हैं ये सब टेक्निकली वही चीज़ है ना। तो ये सारे पैसे ले रहे हैं, लोगों से इकट्ठे करते हैं,
लोगों से चंदे लेते हैं, लोगों से लेते हैं। अब ये कहाँ खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बनाते हैं, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। मगर जो चीज़ हमें अब पाकिस्तानी माशरे में प्रमोट करनी चाहिए वो ये है कि हम ये चीज़ के रोटी खिला दी आपने, उसको जो है कोई ऐसी चीज़ दे दी जो इमीडिएट है, आप उसको मतलब यहाँ तक है कि मुझे लोग आके एतराज़ करते हैं कि जी हम आपको ज़कात देंगे, दवा देना, अस्पताल नहीं बनाना। अच्छा, यार अस्पताल है, ये भी होता है। हाँ कि जी ज़कात में दवा हो सकती है, अस्पताल नहीं हो सकता। मैंने कहा यार अस्पताल नहीं होगा, दवा कहाँ, बिस्तर कहाँ रखूंगा? नहीं सर नहीं, दवा होगी, अस्पताल नहीं बनेगा। मतलब ऐसे चीज़ें हैं कि आप शॉक हो जाएंगे। मतलब वो कहते हैं जी दवा दे दें आप इसको ज़कात के पैसे से, अस्पताल नहीं बनेगा। आपकी बात समझ नहीं पा रहा कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जा सकता? सिंपल सी बात है कि यार कौन रखेगा? सर सुन तो लें, सिंपल सी बात है कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मुझ पे सवाल उठ रहे हैं, मैं एक बाहर की कोई अच्छी कंपनी हायर कर लूं और ऑडिट करवा दूं और वेबसाइट पे डाल दूं। भाई वो ऑडिट कराऊंगा मैं, किस कानून के तहत ऑडिट कराऊंगा? मैं तो रजिस्टर ही नहीं हूँ किसी चीज़ पे। मैं दोबारा समझाता हूँ। अच्छा मैं आपको, आपने ज़्यादा बात की समझाए तो, कोई भी आप चैरिटी फलाई इदारा बनाते हैं ना, इसकी लीगल फॉर्म 3 हो सकती है। अच्छा, पहला फॉर्म है SECP 42 कंपनी, लिख तो 42 सेक्शन कंपनी कहलाती है। उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो एक कंपनी होती है, SECP के अंदर रजिस्टर होती है, उसमें SECP की ऑडिट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है, एक हो गई। एक होती है सोशल वेलफेयर के अंदर सोसाइटी। ठीक है, वो सिंध गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएं, एक फॉर्म जमा करें कि यार आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है अपने मोहल्ले के बच्चों को तालीम देने के लिए। वो आप 4 फॉर्म जमा करेंगे, वो कहेगा ठीक है, आप उसको आगे लिख देंगे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन औरंगाबाद रजिस्टर्ड। उसकी कोई ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज हो गई ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स वक्फ। अब वक्फ 2 तरह का होता है, एक वक्फ मेरा जाती और एक होता है चैरिटेबल वक्फ। तो या मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा 42 कंपनी, या बनाऊंगा सोसाइटी, या बनाऊंगा ट्रस्ट। ठीक है। जनरली अच्छा ट्रस्ट में भी कोई पहले नहीं थी, अब डाल दी उन्होंने। ट्रस्ट में भी कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब डाली है उन्होंने। ठीक है। अच्छा मगर जो मसला आप जो कह रहे हैं ना, वो आता है दरमियान वाली पे। दरमियान वाली जो सोसाइटीज हैं ये कोई हजारों लाखों में हैं, लाखों में हैं। मतलब ये जितनी मस्जिदें हैं, जितनी भी आपकी जितने मदरसे, ये सब रजिस्टर्ड हैं। मतलब इसको क्या कहलाती है, अंजुमन वेलफेयर गरीबाबाद फेडरल बी एरिया, वहाँ जो भी आप जाएगा वो कहेगा यार सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करा दो। अब आप ये कह रहे हो कि उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को आप चले, अगर मैंने करा भी दिया तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो ये कहेगा कि आप ऑडिट कराओ, यही कह रहे हैं ना। अब मैंने करा दिया, उसके अपने दफ्तर में कुर्सी नहीं है तो मैं ऑडिट करा भी लूंगा तो वहां जाके वो जाके, अगर मैंने कराची के अंदर 2.5 लाख ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2.5 लाख ऑडिट कराएंगी, वहां जाके फिर पड़ी रहेंगी, क्या कर लेगा वो इसका। और कोई इतनी बड़ी है, कोई इतनी बड़ी है, कोई इतनी बड़ी है, कोई इतनी बड़ी है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं चैरिटी कमीशन का, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और ये मैं आपकी बात मानता हूं कि इसके अंदर करप्शन भी है, इसके अंदर मिसयूज भी है, इसके अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है, और अब ये नया कमीशन का सिलसिला भी चला हुआ है। ये सारे मसाइल इसके अंदर मौजूद है। यस आई एग्री। कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है मगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। मगर क्या वाकई ही आपको लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट है? अगर है तो नज़र क्यों नहीं आता सर? देखिए बात ये कि इस वक्त जो आज जो दौर चल रहा है, इस वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान की B टीम पाकिस्तान को चला रही है, A टीम पाकिस्तान से चली गई है, बाहर है। हाँ, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, आप इसको समझें और मैं आपको समझ आ जाएगी। आप किसी भी साल के आगा खान के ग्रेजुएट्स को निकाल लें और डाउ मेडिकल के ग्रेजुएट को निकाल लें, जो उनमें से टॉप के लड़के होंगे, लड़कियां, वो आज पाकिस्तान में नहीं होंगे। ये एक टेस्ट है कि पाकिस्तान में टैलेंट है या नहीं है। ठीक है ना। वो जो पूरा लेयर है ऊपर वाला, वो आज पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा अब जो इससे नीचे वाला जो टियर है वो है, अच्छा जो टैलेंट है ना जो पाकिस्तान में, वो
एक्सप्लोर नहीं है, इस वजह से एक्सप्लोर नहीं है कि पाकिस्तान में दो माशरे हैं, एक इंग्लिश मीडियम पाकिस्तान है, एक उर्दू मीडियम पाकिस्तान है। वो जो उर्दू मीडियम पाकिस्तान से आता है ना, वो बेचारा उस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाता। वो सिर्फ क्रॉस करता है दो तरीके से, या वो ब्यूरोक्रेट बन जाए या फौजी। अगर वो फौज में चला जाए तो वो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम हो जाता है, या वो फौजी, या वो चला जाए ब्यूरोक्रेसी में। बाकी बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, मैनेजमेंट में वो उर्दू मीडियम वाला बेचारा उर्दू मीडियम ही रह जाता है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान में जो उर्दू मीडियम वाले बेचारे पाकिस्तानी हैं, उनमें बड़ा टैलेंट है। टैलेंट मतलब एक नेचुरल टैलेंट जो किसी सोसाइटी में होता है वो है उर्दू मीडियम वाले में। उर्दू मीडियम वाले में। इंग्लिश मीडियम वाला तो बाहर चला गया ना। अच्छा। इंग्लिश मीडियम वाला तो वैसे ही चला गया ना, वो तो पाकिस्तान में रहता ही नहीं ना, उसके वो है ही अपर क्लास का बंदा है, वो रहता ही नहीं। तो उर्दू मीडियम वाले में काफ़ी टैलेंट है, मगर वो बेचारा अपने बैरियर्स क्रॉस नहीं कर पाता। वो ये मतलब उसकी इंतहा ये है कि वो गुजरांवाले से आकर लाहौर में घर बना ले। मतलब उस बेचारे ने गुजरांवाले से या लड़काना से आए और कराची में सेटल हो जाए, तो मतलब वो बेचारा सोचेगा यार ठीक है, मैंने ज़िंदगी कामयाबी हासिल कर ली, मैं कामयाब हो गया, या मैंने अपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया। तो वो एक बैरियर है जो इंग्लिश मीडियम वाला है, जो कि पाकिस्तान को रियली सर्व कर सकता है और जिसके पास रिसोर्सेज भी हैं, वो पाकिस्तान से बाहर चला गया है। मगर मैं जो बात अक्सर पाकिस्तानियों को कहता हूँ, वो जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो बाहर जाके जलील हो रहा है, मगर उसको अपने जलील होने का एहसास नहीं है। उसको ये बात का एहसास नहीं है कि मैं बाहर रहकर वो आज़ादी मेरे पास नहीं है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जितनी मर्जी भी सख्ती हो, मगर दुबई में मैं कुछ बात करते हुए 100 दफ़ा सोचूंगा, ऐसे ही है। सड़क में पार करते हुए 100 दफ़ा सोचूंगा, न्यूयॉर्क में मैं 100 दफ़ा सोचूंगा, मगर पाकिस्तान में मुझे एक कंफर्ट जोन है मेरे पास। तो हमें ये चीज़ साबित करनी है कि पाकिस्तान एक लिवेबल माशरा है। हमने परसेप्शनली इतना डिवाइड कर दिया है, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप डिफेंस में जाएं, जमजमा की दुकानों में या हमारे इलाके में शहर के आसपास रेस्टोरेंट्स में जाएं, वहाँ आपको लेडीज़ वेटर्स मिल जाएंगी। अच्छा। लड़कियाँ और डॉलमेन में मिल जाएंगी लड़कियाँ। ठीक है। वो जीन्स में होती हैं, ठीक है, जीन्स और ब्लाउज में होती हैं। कभी आप उनकी लाइफ को, वो क्या करती हैं उन बेचारी में, मैंने कहा ये कौन है, ये कहाँ से आती है, व्हाट पीपल दे आर। पता ये लगा कि ये बेचारी बुरखा पहन के डिफेंस में घर में आती हैं, वहाँ सारी बुरखा उतारती है, फिर अपनी नौकरी में जाती है, शाम को फिर उस जगह पर आती हैं, फिर बुरखा पहनती है, फिर खैमाबाद और इधर उधर चली जाती है। ये जो दो पाकिस्तान हो गए ना, अब अगर उनको पूरी तरह अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो वो बेचारी मैंने कहा ये क्या इनके ये इस लिबास में ये खैमाबाद कैसे जाती है? थोड़ी जाती है, ये यहाँ से एक डिफेंस में सबने एक जगह बनाई हुई है, ये वहाँ जाती है, वहाँ जाके ये कपड़े चेंज करेंगी, बुरखा पहनेंगी, नकाब लगाएंगी और यहाँ से वैगन में बैठ के घर चली जाएंगी। अच्छा, बड़ी टैलेंटेड लड़कियां हैं, वो बहुत टैलेंटेड हैं, वेरी टैलेंटेड, वेरी नाइस पीपल। अब ये जो चीज़ है, ये हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जो हमारा जिसे कहते हैं आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। पाकिस्तान का जो टैलेंट ज़ाया हो रहा है ना, वो है मिडिल क्लास की औरत। अच्छा, मिडिल क्लास की जो औरत है ना पाकिस्तान की, आफ्टर दिस इंटरनेट और वो अब जाहिल तो नहीं है, ठीक है ना, टीवी हर एक के घर में, ये हर एक के घर में। अब वो जो औरत है, उसको हमने कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली कभी एम्पावर नहीं किया। अगर हम सिस्टम में कोई ऐसे सिस्टम लेकर आ जाएं जिसमें वो औरत एम्प्लॉय हो जाए, एम्पावर हो जाए, तो पाकिस्तान का डायनेमिक चेंज हो जाएगा। देखिए ना, आज कमाने वाला एक है, फिर कमाने वाले दो हो जाएंगे और हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये जो, मगर सर वो कमाएगी कहाँ? जॉब्स तो ऑलरेडी नहीं है, मर्दों को नहीं मिल रही, तो औरत को कहाँ से मिलेगी सर? नहीं, अच्छा मैं आपको, अच्छा अब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा जॉब नहीं है, ठीक है, आपने भी बयान दिया जॉब नहीं है।
मैं सिस्टम लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, सबसे बड़ी आईटी कंपनी है पाकिस्तान। मेरे पास इस वक्त 7,400 एम्प्लॉई है, ठीक है, और मुझे पास 7,000 की और जगह मौजूद है। अच्छा, मेरे पास वो जो रिक्वायर्ड टैलेंट अगर है तो मैं 7,000 और रख लूंगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो रिक्वायर्ड टैलेंट की तरफ लोग माइल नहीं है और वो इदारे नहीं है जो उसको रिक्वायर्ड टैलेंट मुझे दिला सकें। मेरी बात समझे कि वो जो, अच्छा मैं मिसाल देता हूँ एक और बात। पाकिस्तान में इस वक्त कोई लड़की नर्स का कोर्स करे, उसको इमीडिएट वीजा मिलता है यूएसए का और कनाडा का, तो हमारी लड़कियां नर्स क्यों नहीं बनती? आपने कहीं मुसलमान नर्स देखी है? आपने कभी मुस्लिम सोसाइटी में किसी लड़की को नर्स बनते देखा है? क्यों नहीं बनती लड़कियां नर्स? मेरे पास SIUT में नर्सिंग स्कूल है। हमारी मुसीबत ये पड़ी होती है कि जब वो क्वालिफाई कर रही होती है उस दिन उसकी कनाडा से आ जाती है, भाई आप आ जाए। अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नौकरी नहीं है। दिस इज द होल इशू ना। अब इशू ये है कि नौकरी करने वाला किस ये जो सारी चीज मैंने आपको बात की कि नर्स बनाना है या ये बनाना है। एक और मिसाल देता हूं आपको। कोई 25 साल पहले या 30 साल पहले देहातों में जितनी भी प्रेगनेंसीज को डील करती थी वो दाइयां हुआ करती थी। अब वो दाइयां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। अब उनके रिप्लेसमेंट करने वाली दाइयां नहीं है। आबादी तो चल रही है, पॉपुलेशन तो है, बच्चे तो पैदा हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमने जिसे कहते हैं ना, चीज़ों को बैठकर ऑर्गेनाइज नहीं किया, लोकल बॉडीज नहीं हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं कि किस जगह पर लोगों को लेके जाना है। आप बताएं नर्सिंग स्कूल, कोई नर्सिंग स्कूल आपने बड़ा, अब हर बंदा जाके MBA कर लेता है। अब वो MBA करके ना उसको IT आती ना उसको कोई, वो क्या है MBA मुझे बताएं ना। आप अगर देखें तो पाकिस्तान में कोई 50,000 MBA फिर रहे होंगे फारिग, ठीक है ना। अब आप मैं कहता हूँ सिस्टम में आ जाओ, कंप्यूटर तो कभी देखा ही नहीं कभी। तो दैट्स द होल पॉइंट ना। तो ये सारा जो है ना, ये सब हमें देखना पड़ेगा जी। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी।